Good morning, students. Myself, Dr. Sandhya. I am Assistant Professor of Physics from Government College for Women, Badra. Today, we will be discuss about the Einstein theory of specific heat. Before starting this topic, we also discuss about the various theory of the specific heat. In the previous lecture, we have discussed that what is specific heat. Specific heat is the amount of heat is required to rise the temperature of one unit of mass of the substance through 1 degree Celsius, or we can say that 1 degree Kelvin. अब जो हमारा जो स्पेसिफिक हीट है उसको डिफाइन करने के लिए जो जनरली हमारी जो थ्योरीज है वो 3 थ्योरीज है. फर्स्ट वन है वो हमारी क्या होगी, ड्यूलोंग एंड पेटिट थ्योरी, जिसको हम कहते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ द स्पेसिफिक हीट. उसके बाद हमारी 2 थ्योरी आती हैं जो हमारी क्या है, क्वांटम कंसेप्ट को इन्वॉल्व किए हुए हैं. फर्स्ट वन है वो हमारी क्या होगी, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ द स्पेसिफिक हीट. एंड जो सेकंड वन है वो है हमारी डिबेट थ्योरी. तो ये टोटल हमारी क्या है, 3 थ्योरीज हैं जो हमें स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करती हैं सॉलिड्स के अंदर. क्लासिकल कंसेप्ट का हमने डिस्कस किया था. जैसे हम क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये था कि मतलब उनके एजम्पशंस ये थे कि मतलब जो स्पेसिफिक हीट होगी वो सॉलिड्स की क्या है, थ्रू आउट द टेम्परेचर रेंज है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, और वो है कॉन्स्टेंट, दैट इज़ 3R. जो कि हमारी जो एक्सपेरिमेंटल जो हमारी रिजल्ट्स हैं उससे वो चीज़ क्या करती है, डेविएट करती है. क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हमें कहते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट है वो हायर टेम्परेचर के ऊपर क्या है, कांस्टेंट होती है, लोअर टेम्परेचर पे क्या होता है, डिक्रीजिंग बिहेवियर शो करता है. या फिर हम कह सकते हैं कि मतलब जो स्पेसिफिक हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T³. ये हैं हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट. तो वो जो क्लासिकल जो थ्योरी थी वो इस चीज़ को क्या कर रही है, मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाती, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग क्या है कि टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है और थ्रू आउट द टेम्परेचर रेंज वो वैल्यू कितनी है, 3R. तो मेन जो प्रॉब्लम है वो हम फेस कर रहे हैं, वो जो लोअर रेंज के अंदर जो स्पेसिफिक हीट है उसका जो वेरिएशन है वो हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं. ये था क्लासिकल कंसेप्ट तक का. उसके बाद हम बात करते हैं जो सेकंड हमारा है वो है आइंस्टीन थ्योरी ऑफ द स्पेसिफिक हीट. आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट. एंड इस थ्योरी के जो एजम्पशंस हैं वो हैं हमारे, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ द स्पेसिफिक हीट द एटम्स इन द सॉलिड आर आइडेंटिकल एंड इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर. जो हमारे एटम्स होंगे वो क्या है, सभी की सभी आइडेंटिकल हैं, वो एक तरह से क्या है, ऑसिलेटर की तरह से काम कर रहे हैं. वहाँ हमने क्या कहा था कि मतलब क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह से बोला था, और यहाँ हम क्या कहेंगे इनको, क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर कह सकते हैं हम इनको. ऑल द एटम्स आर अज्यूम टू वाइब्रेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी. जो एटम्स होंगे उनकी कोई ना कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, और सभी एटम्स हैं वो हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि मतलब आइडेंटिकल हैं, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, वो भी नेचुरल है और फिक्स फ्रीक्वेंसी है. A solid element contain n atom is considered to be equivalent to the 3n harmonic oscillator. अब हम कह रहे हैं कि मतलब जो सॉलिड एटम होगा, सॉलिड हम कंसिडर करके चल रहे हैं, उसके अंदर क्या है, n एटम है, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो 3n होंगे वो क्या होंगे, ऑसिलेटर्स होंगे. उसके बाद जैसे क्लासिकल कंसेप्ट था उसके अंदर ये था कि भाई जो क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये था कि मतलब जो एनर्जी होगी वो हमारी क्या है, कॉन्टिन्यूस है, और कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ एनर्जी है उसके लिए हम बात करते हैं कि उसका वेरिएशन हो सकता है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक. लेकिन क्वांटम जो कंसेप्ट हम लेके चल रहे हैं उसमें आइंस्टीन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एजम्पशंस हैं उसमें है कि जो एनर्जी होगी वो हमारी कॉन्टिन्यूस नहीं होगी, वो एक डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होगा. और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होगा तो डिस्क्रीट के अकॉर्डिंग जो वेरिएशन होगा वो हमारा होगा H म्यू, 2H म्यू या 3H म्यू. इस तरह से हमारा क्या होगा, NH म्यू तक वेरिएशन होगा जो एनर्जी का. उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस, द पॉसिबल एनर्जी जो होगी इनके कॉरस्पॉन्डिंग वो हमारी क्या हो जाएगी, En इज इक्वल टू NH म्यू. यहाँ पे है जो n है वो हमारा इंटीजर होगा जिसकी वैल्यू क्या वेरी कर सकती है, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से वेरी कर सकती है. और जो h है वो हमारा क्या हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें पता है कि 6.62 × 10⁻³ जूल सेकेंड.
उसके बाद अगर हम इसको इन टर्म ऑफ ओमेगा की फॉर्म में लेना चाहते हैं तो वो हम लिखेंगे ई एन इज इक्वल टू एन एच क्रॉस ओमेगा, क्योंकि ओमेगा होता है वो हमारा क्या हो गया, 2 पाई म्यू होता है। तो हम कह सकते हैं कि मतलब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 2 पाई से हमने मल्टीप्लाई किया, 2 पाई को डिवाइड किया, तो एच क्रॉस है वो हम लिख सकते हैं एच डिवाइडेड बाई 2 पाई, एंड जो ओमेगा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई म्यू हो गया। उसके बाद जो वेव मैकेनिकल जो मॉडल होता है उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी होगी इन हार्मोनिक ऑसिलेटर की वो क्या हो जाएगी, ई एन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 एच म्यू। अब इस एच म्यू को हम फिर यहाँ पे दोबारा कर सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ एच क्रॉस ओमेगा, एनर्जी विल बी ई इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 एन, एच म्यू की जगह पे हम लिख देंगे एच क्रॉस ओमेगा। अब अगर हम बात करते हैं कि n का वेरिएशन, हमने कहा कि n इंटीजर है, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से वेरी कर सकता है, तो मिनिमम जो वैल्यू होगी वो n की वो क्या पॉसिबल हो सकती है, n विल बी इज इक्वल टू n विल बी 0। तो अगर हम n इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो उस केस में जो मतलब सबसे स्मॉलेस्ट जो हमारे एनर्जी की वैल्यू हो सकती है वो हम कह सकते हैं 0 पॉइंट एनर्जी होगी, और वो हम ई नोट से डिनोट कर सकते हैं, और वो क्या होगी हमारी एच क्रॉस ओमेगा, सॉरी हाफ एच क्रॉस ओमेगा, ये हमारी होगी 0 पॉइंट एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। अब यहाँ तक हो गया कि भाई अगर हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर हम सिर्फ मिनिमम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो वो हमारी क्या होगी, हाफ एच क्रॉस ओमेगा हो गया। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जैसे एटम्स, बहुत सारे एटम्स हैं और मतलब हर एक एटम को हमने कंसिडर किया है कि वो एक ऑसिलेटर की तरह से है, और ऑसिलेटर की तरह से है, हर एक इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है विद ए फाइनाइट वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी, जो कि सबके लिए हमने क्या जूम की है कि फिक्स होगी। इस तरह से पूरी की पूरी एक सिस्टम के अंदर हमारी इन एटम्स की असेंबली है, और मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट जो लेटिस साइट है उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये मतलब एक तरह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और मतलब इस तरह के बहुत सारे ऑसिलेटर होंगे, और सबका जो एनर्जी स्टेट है वो क्या होगी, उनकी सेम होगी। और अगर हम इनको कंबाइंड फॉर्म में देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, एक तरह से हम इनकी एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, और ये किसको फॉलो करेंगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ एनर्जी। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ एनर्जी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एवरेज एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लेंगे, क्योंकि हमने क्या कहा है कि एनर्जी लेवल्स हैं वो हमारे क्या होंगे, डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट हैं तो हम यहाँ पे एक कॉन्टिन्यूस वेरिएशन 0 से लेकर इन्फिनिटी लेने की बजाय हम लेंगे समेशन 0 टू इन्फिनिटी ई एन ई रेज टू पावर माइनस ई एन डिवाइडेड बाई के टी, एंड नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस ई एन डिवाइडेड बाई के टी, ये हमारी क्या होगी, एवरेज वैल्यू हमें मिलगी। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ई एन है वो जैसे हमने अभी डिस्कस किया है कि वैल्यू होगी हार्मोनिक ऑसिलेटर के कॉरस्पॉन्डिंग, वो हमारा हो जाएगा ई एन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 एच क्रॉस ओमेगा। अब जो ई एन की वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, इस एवरेज वैल्यू है वहाँ जहाँ भी ई एन है उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, एन प्लस हाफ एन एच क्रॉस ओमेगा, ये वैल्यू हमने क्या करना है, रिप्लेस करनी है एवरेज वैल्यू के अंदर। अब इस एवरेज वैल्यू के अंदर जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, समेशन है वो हम ओपन कर सकते हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। 0 से लेकर आप इन्फिनिटी तक जब वेरिएशन करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ई रेज टू पावर एन प्लस हाफ है एक्स, वो हम क्या कर देंगे, एक्सपेंड करेंगे, एंड जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हम देखेंगे, और साथ साथ हमने क्या करना है कि जो n की वैल्यू है वो मतलब 0 1 2 3 4 5 इस तरह से हम उनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एंड सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप देखोगे जो टर्म्स हमें मिलेंगी, तो फॉर एग्जांपल अगर हम अपर पार्ट की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा हाफ ई रेज टू पावर एक्स बाई टू 3/2 एंड ई रेज टू पावर 3x/2, एंड इस तरह से हमारी कंटिन्यूस ऊपर जो टर्म है वो चलती रहेंगी। उसके बाद नीचे है हमारा सॉरी यहाँ पे एच क्रॉस ओमेगा है वो नहीं आएगा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ बात कर रहे थे लास्ट स्लाइड में,
ये वाली जो चीज़ है ये मिस्टेक है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। ऊपर जो हमारा है वो क्या हो गया, एच क्रॉस ओमेगा, एंड जो हमारा एक्सपेंशन है जो ई रेज टू पावर माइनस ई एन डिवाइडेड बाई के टी, वो हम एक्सपेंड करेंगे। सेम चीज़ हम नीचे करेंगे, तो ये हमें ओवरऑल क्या मिल जाएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ ई एन एच क्रॉस ओमेगा। तो ऊपर भी सेम टर्म है और नीचे भी हमारा क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया ई रेज टू पावर n+1/2 nx। ठीक है, अब हम इन दोनों टर्म्स को ऊपर एंड नीचे देखते हैं तो हम देखेंगे कि मतलब जो एक तरह से जो लोअर जो वैल्यू है हमारी, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, ये हमारा एक तरह से क्या है कि हम ले सकते हैं कि अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें जो ऊपर जो टर्म है वही मिलेगी। ठीक है, ई रेज टू पावर एक्स बाई टू है, अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 एंड ई रेज टू पावर एक्स बाई टू। अगर हम ई रेज टू पावर 3x/2 है, इसको लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3/2 एंड ई रेज टू पावर 3x/2। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो गया कि मतलब इस तरह से हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं एक तरह से डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ जो नीचे जो टर्म है उसके लॉग की फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लेंगे कि मतलब अगर हम जो हमारा एक्सपोनेंशियल जो सीरीज वाली जो टर्म है, ये वाला जो चीज़ है, इसके अंदर अगर हम ई रेज टू पावर x/2 को अगर हम कॉमन निकाल देते हैं, तो इसको कॉमन निकालोगे तब ना हमारे पास अंदर बचेगा 1 + ई रेज टू पावर x + ई रेज टू पावर 2x एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारे पास लॉग के अंदर जो टर्म होगी वो हमारे पास दो टर्म है इन मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट वन है ई रेज टू पावर x/2 एंड बाकी है 1 + ई रेज टू पावर x + ई रेज टू पावर 2x एंड सो ऑन। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि एच क्रॉस ओमेगा एन डी बाई डी एक्स, अब कोई भी चीज़ लॉगरिदम में हमारे साथ है, ठीक है, और मल्टीपल की फॉर्म में है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों अगर मल्टीपल में हैं तो हम उनको क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म, मतलब हम उनको एडिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वही चीज़ इन्होंने यूज़ की है, हमारा आ जाएगा एच क्रॉस ओमेगा डी बाई डी एक्स, और साथ में हमारा आ जाएगा लॉग ऑफ ई रेज टू पावर x/2 प्लस लॉग ऑफ 1 + ई रेज टू पावर x + ई रेज टू पावर 2x एंड सो ऑन। इस तरह से सॉल्व करने के बाद ये हो गया हमारा। अब आप क्या करोगे कि मतलब अब लॉगरिदमिक एंड एक्सपोनेंशियल, लॉग एंड ई है वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो आगे एक्सपेंड आप जब करोगे सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ओवरऑल जो एनर्जी की वैल्यू है वो क्या मिलेगी, एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 प्लस एच क्रॉस ओमेगा एंड डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर एच क्रॉस ओमेगा के टी -1। अब ये हमें क्या मिल गई, एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी। अब हम देख सकते हैं कि एवरेज वैल्यू के अंदर हमारी दो टर्म है। फर्स्ट वन है वो क्या हो गया, हाफ एच क्रॉस ओमेगा, एंड सेकंड वन है उसमें एक्सपोनेंशियल वेरिएशन है। तो हम कह सकते हैं कि मतलब दो टर्म है, और फर्स्ट टर्म को हम अगर ध्यान से देखते हैं तो ये हो जाएगा, जैसे हमने कहा था कि एनर्जी है वो हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होती है, n+1/2 एन एच क्रॉस ओमेगा। अब अगर हम n की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगी, E0 इज इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगी, हमारी 0 पॉइंट एनर्जी होगी, एंड सेकेंड टर्म है वो हमारा क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल डिपेंडेंट पार्ट हो गया। अब हम कहते हैं कि मतलब अगर हम ध्यान से देखते हैं इसको, तो जो टेम्परेचर डिपेंडेंट पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो जो सिर्फ सेकंड टर्म है वो हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, फर्स्ट वन है वो क्या होगी, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। तो एनर्जी अगर हमें मिल गई तो इस एनर्जी का डेरिवेटिव लेंगे तभी हमें क्या मिलेगी, स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट जो पार्ट होगा जो हमारा एच क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 है, तो वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट डिपेंडेंट पार्ट नहीं है, स्पेसिफिक हीट में इसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमें क्या देगा, 0। सेकेंड पार्ट है उसका कंट्रीब्यूशन है वो हमें मिल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग केसेस हैं वो स्टडी कर सकते हैं कि एट हायर टेम्परेचर है उसके ऊपर वेरिएशन किस तरह से होगा, जब लोअर टेम्परेचर है तो उस पर वेरिएशन कैसे होगा। जब हायर टेम्परेचर की बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, के टी विल बी ग्रेटर देन एच क्रॉस ओमेगा। अब ये जो लोअर टर्म है, मतलब टेम्परेचर हाई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एच क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाई के टी है
वो हमारी चीज़ क्या हो जाएगी, मतलब ये फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ई रेज टू पावर एच क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाई के टी, ये फैक्टर स्मॉल है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियली एक्सपेंड कर देंगे। एंड एक्सपोनेंशियली आप एक्सपेंड करोगे और हाइयर टर्म्स हैं उनको हम इग्नोर करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, जो ई रेज टू पावर एच क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाई के टी माइनस 1 है, उसको हम लिख सकते हैं एच क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाई के टी। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो हमें ओवरऑल मिल जाएगा एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू के टी। ये इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एट हायर टेम्परेचर द एवरेज वैल्यू इज सेम एज द प्लैंक्स आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एज इज डिटरमाइंड फॉर द हार्मोनिक ऑसिलेटर बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी। मतलब एक क्लासिकल थ्योरी में जितना रिजल्ट हमें मिलता है वैसा ही हमारा किस में मिलेगा, यहाँ पे एंड जब हम बात कर रहे हैं किसकी, हाइयर टेम्परेचर की। जब हम लोअर टेम्परेचर की बात करेंगे, हाँ लोअर टेम्परेचर की जब हम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि मतलब टेम्परेचर स्मॉल है, इसका मतलब के टी विल बी लेस देन एच क्रॉस ओमेगा, या फिर हम कह सकते हैं एच क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाई के टी विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ई रेज टू पावर जो भी टर्म है वो हमारी क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई है। एंड हाई है तो हम उसके कंपैरिजन में जो मतलब हमारे ई रेज टू पावर एवरेज वैल्यू में हमारी जो टर्म है ई रेज टू पावर एच क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाई के टी माइनस 1, तो हमारा जो ये माइनस 1 है ये टर्म हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ई रेज टू पावर जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा है, वो ज़्यादा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, जो माइनस 1 है उसको हम इग्नोर कर देंगे। इग्नोर करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा कि मतलब जो ये वैल्यू है हमारी, ये एक तरह से क्या हो जाएगा, मतलब हमारा हम इसको ऊपर लेके जा सकते हैं एंड विद नेगेटिव साइन। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब एक एक्सपोनेंशियली डिक्रीज इन एवरेज वैल्यू है वो हम ऑब्जर्व कर रही है जब हम लोअर टेम्परेचर की बात कर रही हैं। अब अगर हम टोटल इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो हमारी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी है वो हमारी क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू 3n क्रॉस और एवरेज वैल्यू को हम क्या करेंगे, 3n से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3n से मल्टीप्लाई करने के बाद थ्रू आउट हमने क्या करना है, यहाँ पे अब हम उसकी क्या कर लेंगे, स्पेसिफिक हीट है वो फाइंड आउट करेंगे। अब एनर्जी की वैल्यू हमें मिल गई है, एनर्जी की वैल्यू मिलने के बाद हमने क्या किया है, स्पेसिफिक हीट है वो उसको फाइंड आउट किया है। स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या किया है, एक चीज़ अज्यूम की है कि एच क्रॉस ओमेगा इज इक्वल टू के बी एंड थीटा ई। अब जो थीटा ई है वो हमारा क्या हो गया, एच क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाई के बी, ये चीज़ अज्यूम करनी है। और उसके बाद हम वेरिएशन देख सकते हैं कि जो सी वी है वो हमारा क्या हो जाएगा, 3nk, और साथ में क्या है, थीटा ई डिवाइडेड बाई टी होल स्क्वायर एंड ई रेज टू पावर थीटा ई डिवाइडेड बाई टी, और साथ में क्या है, ई रेज टू पावर एच क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाई के टी माइनस 1। तो ये एक तरह से हमें स्पेसिफिक हीट का वेरिएशन मिल गया। और अगर हम स्पेसिफिक हीट और टी बाई थीटा ई का प्लॉट अगर हम देखते हैं तो जो रिज़ल्ट है वो एक तरह से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो नियर अबाउट मैच करते हैं, एक्सपेरिमेंटली एग्री विद ईच अदर। एंड उसके बाद अगर हम जो स्पेशल केसेस की बात करते हैं तो अगर हम टेम्परेचर है, अब हम जो वेरिएशन देखेंगे वो थीटा ई के कंपैरिजन में देखेंगे। जब हम हाइयर टेम्परेचर की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टी विल बी ग्रेटर देन थीटा ई, इसका मतलब थीटा ई डिवाइडेड बाई टी विल बी लेस देन 1। ठीक है, थीटा ई डिवाइडेड बाई टी है वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुत स्मॉल हो जाएगा, वो बहुत स्मॉल हो जाएगा। तो इसका मतलब ई रेज टू पावर जो थीटा ई डिवाइडेड बाई टी है उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। वो टर्म हमें क्या मिलेगी, e raised to power theta e minus 1 will be equal to theta e divided by t। और इस वैल्यू को जब हम जो एक्सप्रेशन है हमारा स्पेसिफिक हीट वाला हम उसमें यूज़ करेंगे तो हमें मिलेगा जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या है 3nKB, और nKB हमारा क्या है 3R। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पेसिफिक हीट है वो हमें कितनी मिल रही है 3R। यही हमारा क्लासिकल जो कंसेप्ट हमने यूज़ किया था उसमें भी सेम वैल्यू थी हाइयर टेम्परेचर के ऊपर, दैट इज़ 3R। जो क्लासिकल कंसेप्ट है वो हमारा क्या हो गया, डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो आइंस्टीन मॉडल है वो सेटिस्फैक्ट्री है एट हाइयर टेम्परेचर, क्योंकि क्वांटम एंड क्लासिकल दोनों के केस में वो वैल्यू कितनी आ रही है 3R। एंड एक्सपेरिमेंटली भी अगर हम बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंटली भी वो वैल्यू कितनी है 3R है।
व्हेन द टेम्परेचर इज़ वेरी लो, जब हम लोअर टेम्परेचर की बात करते हैं, टी विल बी लेस देन थीटा ई। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जब टेम्परेचर हमारा ज़ीरो को टेंड्स करेगा तो थीटा ई डिवाइडेड बाई टी विल बी टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू जब हम यूज़ करेंगे तो हम कहेंगे कि मतलब लोअर टेम्परेचर की अगर हम बात कर रही है तो सी वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी रेज टू पावर माइनस थीटा ई डिवाइडेड बाई टी। वैसे तो मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टी स्केयर भी है, लेकिन जो एक्सपोनेंशियली फैक्टर है वो हमारा वो एक तरह से डोमिनेट करेगा। तो स्पेसिफिक हीट है वो मतलब एक एक्सपोनेंशियली फैक्टर है, उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। और जैसे मतलब हमारा क्या होगा, टेम्परेचर है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा, जो एक्सपोनेंशियली फैक्टर है वो भी हमारा क्या करेगा, ज़ीरो को अप्रोच करेगा। तो जो एक्चुअली जो हम कह रहे थे कि मतलब सी वी इज़ फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, एक्सपेरिमेंटली होना चाहिए था कि वो टी क्यूब के इक्वल होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो हमारा आइंस्टीन थ्योरी के अकॉर्डिंग रिजल्ट आई हैं, ये हमारा क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है, जो कि हमारे एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट्स हैं उनके साथ मैच नहीं कर रहा। उसके बाद हम बात करते हैं फेलियर्स की। द फेलियर्स ऑफ द आइंस्टीन थ्योरी द स्पेसिफिक हीट, दिस थ्योरी एक्सप्लेन द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर बट फेल्स एट द लोअर टेम्परेचर रेंज वेयर द टी क्यूब लॉ होल्ड। जैसे हमने कहा था कि मतलब एक्सपेरिमेंटली हमें मिल रहा है कि एट हायर टेम्परेचर वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, 3R होगी, वो हमारा यहाँ भी मैच कर रहा है। लेकिन जब अगर हम बात कर रहे हैं लोअर टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंटली शो कर रहा है कि वो वैल्यू होनी चाहिए टी क्यूब, लेकिन एक्सपेरिमेंटली आइंस्टीन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारे रिजल्ट हैं उसमें हमारा क्या हुआ है, एक्सपोनेंशियली डिके आ रहा है, जो कि हमारा वैलिड नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। This theory assumes that all the oscillator vibrate independently, which is different from the real fact as the vibration are complex. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि भाई सारे जो एटम्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, इन्वायरमेंट है आइडेंटिकल है, तो उनकी जो वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, या फिर हम कह सकते हैं आइडेंटिकल होगी, जो कि एक्चुअल में जो चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती। तो ये दो थे वो हमारे क्या थे, इस आइंस्टीन थ्योरी था उसके फेलियर थे। Thank you. This was all about the Einstein theory of solids.